नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पिछले साल 2012 के जनवरी में जो सीटेट परीक्षा पेपर 1 का हुआ था, उसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि मैंने उसको छांट के निकाला है। हो सकता है इस बार जुलाई वाली परीक्षा में उसमें से आ सके, क्योंकि प्रश्न ही वो ऐसा है कि देखने से ही लग रहा है कि इस तरीके का प्रश्न प्रत्येक साल रिपीट कर रहा है। तो आज मेरा मन हुआ कि इस पे कुछ किया जाए और एक वीडियो बनाया जाए ताकि स्टूडेंट्स को कुछ फ़ायदा हो और परीक्षा पास करने में भी मददगार साबित हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने उसमें से छांट के लगभग 14-15 क्वेश्चन जो है निकाला है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वीडियो छोटा ही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन सीटेट करता क्या है? सीटेट जो करता है, क्वेश्चन बदलता नहीं है, क्वेश्चन वही रहता है, सिर्फ उसको थोड़ा सा घुमा देता है। कहने का मतलब कि इसको हम छूते हैं इस तरफ से, लेकिन इसको ऐसे छूने को कहता है, थोड़ा सा वो उसको मूव कर देता है। तो चलिए इस चीज़ को भी मैं बताऊंगा कि अगर इस पे जो क्वेश्चन बने तो इसको किस तरह से बनाया जा सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और चैनल को पहले एक लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। और दोस्तों, अगर लाइक करना ना भूलें, लाइक तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक बिल्कुल करें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतित है। मतलब कहने का मतलब कि जब प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि परीक्षा प्रश्न पत्र जो है कौन से उद्देश्य को पूरा कर रहा है, वह मुख्य रूप से किस बात पे चिंतित है कि किस चीज़ को वो पूरा कर रहा है कि नहीं। इस चीज़ को जानने के लिए कौन से उद्देश्य को पूरा कर रहा है वो प्रश्न पत्र, इस चीज़ को जानने के लिए वो चिंतित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, प्रश्नों के प्रकार और विश्वसनीयता। तो अच्छे प्रश्न पत्र के निर्माण की तकनीक को जानना एक शिक्षकों के लिए बहुत ही बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। और कहने का मतलब है कि प्रश्न पत्र में संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करता है अथवा नहीं, इस चीज़ के बारे में वो चिंतित रहता है। तो इसका सही आंसर जो होगा 2 नंबर ऑप्शन जो होगा, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करता है कि नहीं, इस चीज़ के बारे में वो चिंतित रहता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, पहला ऑप्शन है, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरा है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। तीसरा है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। चौथा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास होता है। ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? विवेचना का मतलब होता है किसी भी परिणाम को मानसिक प्रक्रिया के द्वारा विवेचना करना या व्यक्त करना। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। इसका 4 ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। प्रश्न संख्या 3 जो है, देखिए इसको मैंने करके सॉल्व करके देखा तो पाया कि जो ऑप्शन हम लोग के नज़र में सही दिख रहा है वो नहीं हो रहा है। तो ये कहने का मतलब कि ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत
घुमाया गया है, इसलिए सॉल्व करने में हम लोग को कठिनाई हो रही है, तो इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा प्रश्न, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय में जो आकलन करते हैं वो मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पहला, आकलन बहुत किफायती मित व्ययी होना चाहिए, मतलब कॉस्टली होना चाहिए, कॉस्टली नहीं होना चाहिए, गलत है ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन गलत है। बड़ा परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तीसरा ऑप्शन है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। चौथा ऑप्शन है विद्यालय बाल परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो प्रश्न संख्या 3 का जो आंसर होगा वो होगा आपका, बड़ा परीक्षण की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। जो बाहर से जो परीक्षक आते हैं उनकी अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को, जो उनके अंदर क्या क्षमता है अपने शिक्षार्थियों के बारे में, वो बढ़िया से शिक्षक ही जानता है, दूसरा कोई नहीं। चौथा प्रश्न है शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? डैश, पहला ऑप्शन है अधिगम को एक समान गति पर बल देना चाहिए। दूसरा है सीखने की विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। चौथा है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो व्यक्तिक विविधता अगर विद्यार्थी प्रदर्शित करते हैं तो व्यक्तिक विविधता स्वाभाविक है, सबके पास है। एक यहाँ तक कि अगर एक जुड़वा बालक भी है तो दोनों में व्यक्ति विभिन्नता पाई जाएगी। शारीरिक कद-काठी से हो सकता है कि दोनों समान हों, लेकिन मानसिक दृष्टि से बिल्कुल ही समान नहीं होंगे। तो 4 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए, अनेक तरीकों को उपलब्ध कराना चाहिए। वायोगोष्ठी बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वायोगोष्ठी सामाजिक भूमिका पर बल देते हैं। ये नंबर ऑप्शन सही है 5 का। प्रश्न संख्या 6 जो है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। सीखने के शैलियों से संतुष्ट कराने के लिए अनेकों विधियां पर कार्य करती है, मतलब कि किस तरह से शिक्षार्थी को सिखाया जाए, अलग अलग विधि अपना के उसको सिखाना चाहती है। वह किससे प्रभावित है? डैश से, किससे प्रभावित है? यहाँ पे कुछ सिद्धांत है जो किन मनोवैज्ञानिक से प्रभावित है, ऐसा सोच सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत और वायोगोष्ठी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसका जो 6 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, क्योंकि अनेकों बुद्धि का इस्तेमाल करती है तो बहुबुद्धि, अनेक बुद्धि। 6 का 3 ऑप्शन सही है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। किस उपागम के? तो अपने आप से प्रश्नों को उत्तर नहीं देती, शिक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह में चर्चा करवाती है, सहयोग अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है कि एक दूसरे से पूछ के बताओ। ये उपाय जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता। तो देखिए इसका जो प्रश्न संख्या 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा एक दूसरे को सक्रिय कर रही है, सबको क्रियाशील बना रही है, एक दूसरे से पूछने में सबकी सक्रिय भागीदारिता वाले सिद्धांत को अपना रही है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 9 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है?
पहला ऑप्शन है विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, तीन नंबर ऑप्शन है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। चार ऑप्शन है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो प्रश्न को देखते हैं एक बार फिर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, विषय वस्तु में प्रवीणता, पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, विषय वस्तु में प्रवीणता। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, मतलब कह रहा है कि एक गाने का प्रतियोगिता चल रहा है, एक आदमी एकल गाना, मतलब एक ही गाएगा। राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे एक सिंगिंग कंपटीशन का आयोजन हुआ है। उसमें विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय ने लड़कियों को वरीयता दी, लड़कियों को प्रधानता दे रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है? तो 9 नंबर ऑप्शन जो है लैंगिक पूर्वाग्रह, दूसरा वैश्विक प्रवृत्तियां, तीसरा प्रयोजनात्मक उपागम, चौथा है प्रगतिशील चिंतन। तो जब भी अगर इस तरीके का प्रश्न आए तो आप लोग सीधे आंख मुड़ के लैंगिक पूर्वाग्रह पर टिक कर सकते हैं। प्रश्न संख्या जो 10 है, बीजों का अंकुरन संकल्पना को शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों का अनुकूलन संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? बीजों का अंकुरन पढ़ाने के लिए जो करेंगे वो क्या करेंगे? विस्तृत व्याख्या करेंगे। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और अंकुरन के चरणों का अवलोकन करना, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र बनाना, दिखाना। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही आंसर होगा उसके लिए हम लोग हस्तपरक कार्य का आयोजन करेंगे। करके सीखने वाले कार्य का आयोजन करेंगे, जिसमें विद्यार्थी द्वारा पौधे को बोना, उसके अंकुरन के चरणों को अवलोकन करना। तो इससे क्या होगा कि देखकर बालक सीखेगा और उसका ज्ञान भी स्थायी होगा। सबसे सटीक पॉइंट है 2 नंबर, 10 का 2 सही है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि कोई बच्चा फेल हो गया तो उसका तात्पर्य क्या हो गया? बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए या व्यवस्था फेल है। तो अगर बच्चा फेल करता है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नई शिक्षा नीति के हिसाब से जानते हैं हम, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, व्यवस्था फेल है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित कर अग्र शिक्षण तकनीक अपनाकर। तो रटने को प्रोत्साहित करके तो कभी नहीं होगा, इसको पहले ही काट देते हैं। और बच गया 3। तो 3 में अग्र शिक्षण तकनीक, आगे का शिक्षण तकनीक थोड़ी अपनाएंगे। मान लीजिए 5वां का छात्र है तो उसको 10वां का तकनीक से थोड़ी पढ़ाएंगे। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, ये भी नहीं होगा। बाल केंद्रित शिक्षा अपनाकर, ये सही आंसर है। चलिए 13 नंबर, समावेशी शिक्षा। पहला ऑप्शन हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने के संबंधित। समावेशी शिक्षा में क्या क्या होता है वही पूछ रहा है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। अब इसका मतलब हम आप लोग को बता दे रहे हैं, जो पिछड़े वर्ग के होते हैं ना, उनके लिए इस तरीके का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो समावेशी शिक्षा में ऐसा कुछ होता है क्या, ये हुआ। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिला संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, मतरूपण कहते हैं। तो इसमें जो है
कक्षा की विविधता का जश्न मनाती है, उत्सव मनाती है। ये सही है समावेशी शिक्षा के बारे में। 13 का 2 ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक, लघुआत्मक, मुक्त वाला प्रश्न और सत्य असत्य। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है 1 नंबर ये प्रश्न, न्यूमेरिकल। तो उसके बारे में हम लोग सत्य असत्य वाला टिक करने वाला प्रश्न को वस्तुनिष्ठ प्रश्न मानते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था या लचीलापन। दूसरा है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। चौथा ऑप्शन है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता जो होती है वो आपका होता है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बच्चे को इस तरीके का लचीलापन दिया जाता है, छूट दिया जाता है। बच्चा विद्यालय थोड़ा लेट भी आए तो चलता है। बैठने की व्यवस्था भी जो है, बच्चा कहीं भी बैठ गया वो ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि उसका एक ऑप्शन जो है सही है। तो दोस्तों ये मैं जो क्वेश्चन लिया था ये प्रीवियस ईयर 2012 सीटेट परीक्षा जो जनवरी में हुई थी उसमें पूछा गया था। तो ये 30 प्रश्नों में से मैंने 15 प्रश्न को इसलिए छांट के आप लोगों को बताया कि इसमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। हमको लगा ऐसा क्योंकि जो लेवल है इस प्रश्न का ये बिल्कुल अभी इसी लेवल के हिसाब से 1 to 5 में पेपर 1 में सीटेट परीक्षा में पूछ रहा है। तो आप लोग इसकी तैयारी ढंग से कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में इतना ही। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिलता रहे। और आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।